Hello everyone, welcome to Prajis Institute of Education. So I, your Rajpriya ma'am, is going to teach you social studies and we are going to continue the topic which we left in between in the last video, okay. So we are targeting the syllabus of term 1. Let us see what are we going to study in this lecture. So this is the chapter number 1 of your geography syllabus, resource and development. ये जो चैप्टर है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो इससे पहले आपने देखा होगा. नाउ इन दिस लेक्चर विच इज़ द लेक्चर नंबर 2, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस. ओके, तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग टारगेट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस टॉपिक को, जिसमें कि हम वो सारे रिसोर्सेस के टाइप डिस्कस करेंगे और ईच एंड एवरी रिसोर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे जो हमारे बुक में दिए हुए हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ डायग्राम जिसमें हमें रिसोर्सेज को जनरल बेस में कैटेगराइज किया गया है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो कौन कौन से कैटेगरीज हैं. तो रिसोर्सेज जो है सबसे पहले नेचुरल और ह्यूमन में डिवाइडेड है. ओके, नेचुरल और ह्यूमन. नेचुरल रिसोर्सेज में ह्यूमन आते हैं, लेकिन ह्यूमन को अलग इसलिए रखा गया है बिकॉज वी डिस्कस्ड ह्यूमन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है जो किसी भी रिसोर्स को प्रिपेयर करता है या रेडी करता है. ओके, तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ हमारे आसपास जो अवेलेबल होती है वो तब तक यूज़लेस है जब तक ह्यूमंस उस पर अपना स्किल, अपनी एनर्जी या अपना इंटेलिजेंस यूज़ करके यूज़फुल फॉर्म में उसे कन्वर्ट ना करे. ओके, तो इसीलिए ह्यूमन को जो है अलग कैटेगरी में रखा गया है. Now, natural resource is furthermore divided into two categories, renewable and non-renewable. Okay, this we'll discuss later. First, let us finish about human. ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा रुक करके डिस्कस करते हैं. पहले humans के बारे में देखते हैं. तो जो human है वो भी furthermore दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, structure and institution, quantity and quality. Okay, तो दो कैटेगरी में इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि स्ट्रक्चर के बेस पे, डेमोग्राफी के बेस पे, किस इंस्टीट्यूशन से किस तरह का ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट हुआ है, इसके बेस पे भी इससे स्टडी किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स को. और क्वालिटी और क्वांटिटी में भी किसी एरिया में कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है या किसी जगह का पॉपुलेशन कितना है, किस क्वालिटी का है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, हेल्दी है, अनहेल्दी है, इन सारे बेस पे भी ह्यूमन रिसोर्स को फर्दरमोर स्टडी किया जाता है. इसीलिए इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. नाउ व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट नेचुरल, तो हमने डिस्कस किया था कि ये दो कैटेगरी के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. बहुत इजी है समझना. वो सारे रिसोर्स जो हमारे चारों तरफ अवेलेबल हैं नेचुरली, अगर हम उन्हें दोबारा से यूज़ करने के बाद भी रिक्रिएट कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली रिक्रिएट हो रहे हैं, तो हम उन्हें कहते हैं रिन्यूएबल. ओके, और जो रिसोर्सेस रिक्रिएट नहीं हो पाते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. Renewable resources is furthermore divided into two more subcategories. Okay, continuous, जिसे हम flow भी बोलते हैं, और biological. ठीक है, अब continuous और flow resources वो resource होते हैं जो exactly natural resource होते हैं और completely nature में available होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि बिना किसी interruption के हमें वो मिलते रहते हैं, like wind, water, solar energy. ये बिना डिस्टर्बेंस के कंटिन्यूअस हमें मिल रहे हैं और नेचुरली मिल रहे हैं. और दूसरा कैटेगरी है बायोलॉजिकल. ओके, बायोलॉजिकल को फिर फर्दर मोर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. बायोलॉजिकल का मतलब आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं जिनमें लाइफ होती है. तो नेचुरल वेजिटेशन जो कि प्लांट्स की कैटेगरी होती है, और वाइल्ड लाइफ जो कि एनिमल्स की कैटेगरी होती है. सो फ्लोरा एंड फौना. ठीक है, फ्लोरा एंड फौना इसके दो कैटेगरीज है बायोलॉजिकल, रिन्यूएबल, नेचुरल रिसोर्स के. ओके, बायोलॉजिकल, रिन्यूएबल, नेचुरल रिसोर्स के दो कैटेगरीज होते हैं, फ्लोरा एंड फौना, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. अच्छा, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजिटेशन? वेजिटेशन का मतलब होता है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होने वाला नेचुरल प्लांट्स का स्पीसीज़ या वो पैच या वो कवर जिसके ग्रो होने में, क्रिएट होने में ह्यूमंस का बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं था. ठीक है, ह्यूमंस का उसमें ना ही तो किसी तरह का हेल्प एंड सपोर्ट था और ना ही तो किसी तरह का डिस्टर्बेंस था. वो जो जंगल का या फॉरेस्ट का एरिया क्रिएट होता है उसे हम वेजिटेशन और नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. ओके, वेजिटेशन मतलब कोई भी पेड़ पौधे
जो होते हैं नेचुरली जो ग्रो होने वाले, और जो हम नेचुरल वेजिटेशन की बात कर रहे हैं उसमें ह्यूमंस का बिल्कुल भी इंटरप्शन नहीं होना चाहिए. ओके. एंड वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवर, जंगली जीव, हमें पता ही है. सो दिस वाज द कैटेगरी ऑफ रिन्यूएबल. नाउ लेट अस टॉक अबाउट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इज ऑल्सो फर्दर मोर डिवाइडेड इंटू 2 सब कैटेगरीज. रिसाइकलेबल, नॉन रिसाइकलेबल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, जिसे हम एक बार किसी एक फॉर्म में क्रिएट कर लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पे हम उसे वापस से प्रोसेस करके किसी नए फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं, वो कहलाएगा रिसाइकलेबल, जैसे कि मेटल्स होते हैं. नॉन रिसाइकलेबल जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, एक बार वो ख़त्म हो जाने के बाद दोबारा नहीं बन सकता और रिसाइकल होने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. ठीक है, मेटल्स भी हम कह सकते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है बट रिसाइकलेबल है. हमने आयरन का यूज़ करके कोई एक नट बोल्ट या कोई स्टैचू या कोई मास्टरपीस कुछ भी रेडी किया और वापस से हम उससे चाहे तो रीयूज़ कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स को नहीं कर सकते हैं. इसीलिए इनकी 2 कैटेगरीज है, रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल. सो दिस इज द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस. बट अब हम किसी स्पेसिफिक बेस पे, किसी स्पेसिफिक कह सकते हैं कि बेस पे अगर हम रिसोर्सेज को कैटेगराइज करें या डिवाइड करने जाएं तो वी गेट द फर्दर मोर क्लासिफिकेशन ऑन 4 डिफरेंट बेसिस. 4 अलग अलग बेस पे रिसोर्सेज को फिर क्लासिफाई किया जाता है. Let us see what is that classification. So here we have that classification on the basis of origin. Okay, origin, उत्पत्ति, creation के बेस पे रिसोर्सेज को बायोटिक एंड अबायोटिक 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. ओके, या क्लासिफाई किया गया है. यानी कि बायोटिक जिसमें लाइफ होती है, अबायोटिक जिसमें लाइफ नहीं होती है. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल, हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या कैटेगरीज है. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. एग्जॉस्टिबिलिटी यानी कि जिस रेस से वो ख़त्म होता है या ख़त्म होने का जो उसका क्राइटेरिया है, उसके बेस पे वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, रीन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. ठीक है, वो रिसोर्सेस जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, हमें कंटिन्यूटी में मिलते रहते हैं, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेस. और जो रिसोर्सेस एक बार एग्जॉस्ट होने के बाद में हम दोबारा उसे क्रिएट या यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक. ओके, ओनरशिप के बेस पे रिसोर्सेस 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट 2 ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट 2 कैटेगरीज, फर्स्ट 2 बेसिस के अकॉर्डिंग रिसोर्सेस 2-2 कैटेगरीज में डिवाइड हुए, लेकिन ओनरशिप के बेस पे रिसोर्सेस 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, विच आर इंडिविजुअल, किसी का पर्सनल रिसोर्स, कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी स्पेसिफिक का रिसोर्स, नेशनल, पूरी कंट्री का रिसोर्स, एंड इंटरनेशनल, पूरी दुनिया का रिसोर्स. ओके, जिसपे किसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल पर्सन, कम्युनिटी या कंट्री का राइट्स या ओनरशिप ना हो, वो होता है इंटरनेशनल रिसोर्सेस. एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. ओके, किस लेवल तक वो रिसोर्स डेवलप हुआ है, उस बेसिस पे भी रिसोर्सेस 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. तो ये तो बहुत इजीली याद रह सकता है कि फर्स्ट 2 बेसिस पे 2-2 कैटेगरीज है और सेकंड 2 बेसिस पे 4-4 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, रिसोर्सेस आर पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व. ओके, जो कि स्टॉक और रिजर्व जो है सबसेट है. अब सबसेट का मतलब क्या है ये हम डिटेल में समझेंगे. सो दीज आर द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस ऑन द 4 different bases. Understood? Now let us discuss each of them one by one in detail. अब इन सभी को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन के बेस पे, उत्पत्ति, यहाँ से वो क्रिएट हो रहा है, जिस तरीके से वो क्रिएट हुआ है उसके बेस पे वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेस एंड अबायोटिक रिसोर्सेस. तो बायोटिक रिसोर्सेज जो होते हैं वो सारे के सारे बायोस्फीयर से ऑब्टेन किए जाते हैं. ओके, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ. बहुत इजी है इसको याद रखना. वो सारे रिसोर्सेस जिनमें लाइफ होता है वो रिसोर्सेस
बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरी, लाइफ स्टॉक, जितने भी तरह की रिसोर्सेस है जिनमें जान होती है इसका मतलब आपको पता ही होगा, ग्रो होती है, ब्रीद करती है, रिप्रोड्यूस करती है. अब आप बोलोगे मैम ये फ्लोरा और फौना की कैटेगरी में आप कैसे बोलोगे कि ये रिप्रोड्यूस करती है? अरे करते हैं ना, फ्लोरा और फौना भी तो रिप्रोड्यूस करते हैं, ये तो पढ़ा ही होगा आपने बायोलॉजी में, है ना. तो ये सारे रिसोर्सेज जिनमें लाइफ होता है वो सब के सब बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं. अबायोटिक रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन सेकेंड कैटेगरी है, जिसमें हम कह सकते हैं कि वो सारे रिसोर्सेस होते हैं जो कि नॉन लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स से मिलकर के बने होते हैं नेचुरली. ओके, तो अबायोटिक रिसोर्सेस में हमें एग्जांपल में रॉक्स आ सकता है, मेटल्स आ सकता है, मिनरल्स आ सकता है. ये सारे रिसोर्सेज जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है. ठीक है, रॉक्स का एग्जांपल तो आपको पता ही है, रॉक का यूज़ करके तो हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और बहुत अलग अलग पर्पज़ के लिए रॉक्स का यूज़ करते हैं. इन द सेम वे मेटल्स के बारे में भी आपको पता है. तो ये सारे रिसोर्स जो है अबायोटिक रिसोर्स है. नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम आपने अभी अभी बोला कि मिनरल्स, बट मिनरल्स तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो ये किसने कह दिया कि उस कैटेगरी में आने वाले जो रिसोर्सेस है वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं हो सकते? हो सकते हैं. ठीक है, ये बेस के ऊपर स्पेसिफिक बेस हमने डिसाइड किया कि ओरिजिन के बेस पे हमने दो कैटेगरी क्रिएट की है. अब इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्स ना आए. ठीक है, ये हमें याद रखना है कि मैम ये वाला तो इस कैटेगरी में था, ये इसमें कैसे आ जाएगा? आ सकता है, क्योंकि हमें बेस पे ध्यान देना है. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ये दो कैटेगरी है रिसोर्सेस के, बायोटिक एंड अबायोटिक. ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. ठीक है, खत्म होने की स्पीड पे जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था, रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ये तो बहुत बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये तो सभी को याद होगा. रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज होते हैं जिनको वापस से रिप्लेनिश किया जा सकता है या रिप्रोड्यूस किया जा सकता है या रिन्यू किया जा सकता है, दोबारा से नया बनाया जा सकता है. उसका जितना क्वांटिटी खत्म हो रहा है वो वापस से फुलफिल हो सकता है, वापस से उस जगह पे डिस्प्लेस हो सकता है. तो ये रिसोर्सेज जो होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं. और इनका जो रिन्यू होने का या रिप्रोड्यूस होने का या रिप्लेनिश होने का मेथड होता है वो फिजिकल भी हो सकता है या केमिकल भी हो सकता है, समटाइम्स मैकेनिकल भी हो सकता है. तो आप इस चीज़ को याद रखना कि अगर आप रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में लिख रहे हो तो आप कुछ वर्ड्स यूज़ करना भूल ही नहीं सकते. रिन्यूएबल, replenishable, reproducible, then physical, chemical और मैकेनिकल प्रोसेस से ये रिप्रोड्यूस या रिन्यू या फिर रिप्लेनिश होते हैं. ओके, और ये सारे रिसोर्स जो होते हैं इन्हें हम इन नामों से जानते हैं, रिप्लेनिशेबल, रिन्यूएबल, और ये दोनों नाम जो है वाइस वर्सा यूज़ किए जाते हैं इस कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए. नाउ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा एग्जाम्पल है, सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट. अब देखो यहाँ पे फॉरेस्ट फिर से आ गया. फॉरेस्ट अभी बायोटिक रिसोर्स में था, फॉरेस्ट यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्स में भी आ गया. हाँ, ये बार बार रिपीट होगा तो इस जगह पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया. ओके, अब देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच ऑकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम. ओके, तो वो रिसोर्सेस जो बनने में बहुत लंबा जियोलॉजिकल टाइम लेते हैं. मैम ये जियोलॉजिकल टाइम क्या होता है? बता रही हूँ. तो जियोलॉजिकल टाइम वो होता है जो ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज़ को होने में जो टाइम लगता है. लाइक आपको पता है ना कि माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है साल दर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, 1-आधा सेंटीमीटर वो बढ़ती जा रही है. कैसे बढ़ रही है? ठीक है, अब उसके पीछे का रीज़न हम इस टॉपिक में डिस्कस नहीं कर सकते हैं. तो वो बढ़ रही है और हमें पता भी नहीं चल रहा, हम नोटिस भी नहीं कर पा रहे हैं उसको. क्यों नहीं नोटिस कर पा रहे हैं? क्योंकि वो इतने स्लो प्रोसेस में बढ़ रही है कि हमारे लिए एज अ ह्यूमन उसको नोटिस करना बहुत मुश्किल है. और ह्यूमन्स का लाइफ स्पैन तो बहुत छोटा सा होता है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, बहुत जी गए तो 100-110 साल.
ठीक है। तो उतने साल में जितना चेंजेस होता है उसे नोटिस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है जियोलॉजिकली, ठीक है। अर्थ के लैंडफॉर्म्स में या स्ट्रक्चर में या उसके अंदर चल रहे एक्टिविटीज़ में जो भी रिएक्शंस में जो भी चेंजेस होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग टाइम टेकिंग होते हैं। कुछ कुछ सडन होते हैं जैसे वॉल्केनिक इरप्शन, लेकिन हम यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उन प्रोसेस की बात कर रहे हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम लेते हैं। उस टाइम पीरियड को हम कहेंगे जियोलॉजिकल टाइम, ओके। तो वो रिसोर्सेस जो क्रिएट होने में बहुत लंबा जियोलॉजिकल टाइम लेते हैं, फॉर अप्रॉक्स यू कैन से 1000 ईयर्स, 2000 ईयर्स, 10,000 ईयर्स। तो ये वाला टाइम पीरियड जो होता है ये इतना लंबा होता है कि ये ह्यूमन लाइफ स्पैन से कहीं ज़्यादा होता है, और इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये रिसोर्सेस बनने में, प्रोड्यूस होने में इतना टाइम लेते हैं कि हमारे लिए तो वो नॉन रिन्यूएबल ही कहलाएंगे, ठीक है। हमारे लाइफ टाइम में वापस से क्रिएट होकर के हमें नहीं मिल पाए तो नॉन रिन्यूएबल हो गए, ओके। सो दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। वी हैव एन एग्जाम्पल हियर, minerals and fossil fuels are examples of such resources. Some of the resources like metals are recyclable, ठीक है। कुछ resources जो होते हैं जो non renewable होते हैं तो recyclable होते हैं, और कुछ non recyclable होते हैं जो general classification में हमने अभी अभी डिस्कस किया। तो यहाँ तक तो बहुत क्लियर हो गया सारी चीज़ें, राइट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे अभी अभी हमने डिस्कस किया कि 4 कैटेगरीज होती है। सबसे पहली कैटेगरी है इंडिविजुअल रिसोर्सेज की। तो ये जो इंडिविजुअल रिसोर्सेज है, अब इतना तो सभी को पता होगा, नाम से ही पता है कि इंडिविजुअल मतलब किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का रिसोर्स है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर देते हैं, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का ना बोल के हम कहते हैं किसी एक स्पेसिफिक फैमिली का या ग्रुप का या किसी एक पर्सन का, ठीक है, किसी एक, अब आप फैमिली बोलो या पर्सन बोलो या ग्रुप बोलो, उसको हम बोलेंगे कि उनका रिसोर्स है, ठीक है। जैसे कि फार्मर्स का अपना लैंड होता है जिस पे वो खेती करते हैं, फील्ड होता है। जैसे कि किसी पर्सन के घर में स्विमिंग पूल होता है, किसी का गैरेज होता है। सो दीज टाइप ऑफ रिसोर्सेज जो है वो उनके इंडिविजुअल रिसोर्स है, ठीक है। These are also owned privately by individuals. Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. What is written here? कई बार farmers को लीज पे ज़मीन दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से लंबे लंबे टाइम के लिए, ठीक है, 50 ईयर्स, 99 ईयर्स, और बहुत कम चार्जेस पे उनको ये लीज पे दी जाती है, यानी रेंट पे दी जाती है, ठीक है। तो ये जो ज़मीन होती है या टैक्स के बदले में, तो ये रिसोर्स उस पर्सन का इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाएगा, ठीक है। इन विलेजेस देयर आर पीपल विथ लैंड ओनरशिप बट देयर आर मेनी हु आर लैंडलेस। विलेजेस में हमें कई बार नोटिस करने को मिलता है कि कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत सारी ज़मीन है और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही लैंडलेस है, ठीक है। तो अर्बन पीपल, उन सारे लोगों को अगर हम देखें तो उनके पास भी कुछ ना कुछ इंडिविजुअल रिसोर्स होगा। अगर हम बात करें अर्बन पीपल की तो उनके पास खुद का प्लॉट होता है या घर होता है या कुछ दूसरी प्रॉपर्टी होती है, फ्लैट एक्सेट्रा, कुछ भी, फार्म हाउस समथिंग, तो वो सारे जो है उनके इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाएंगे, ओके। Now let us talk about community owned resources. तो community owned resources जो होते हैं वो resources किसी community के सारे members के लिए accessible होते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी सोसाइटी में गए और उस सोसाइटी में बाहर तो वॉचमैन बैठा हुआ है, वहाँ पे हर किसी को एंट्री नहीं मिलती है, लेकिन उस सोसाइटी के सारे लोगों को एंट्री मिलती है, और उस सोसाइटी के अंदर जो टेम्पल बना हुआ है या जो प्लेग्राउंड है या जो एक हॉल बना हुआ है, वो सारी चीज़ों का एक्सेस उस कम्युनिटी के, उस सोसाइटी के सारे लोगों को होता है। तो दैट टाइप ऑफ रिसोर्सेज जो किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी या सोसाइटी को बिलोंग करती है और वहाँ के सारे मेंबर्स का उस पर ओनरशिप है, that will be known as community owned resources. Am I clear? Till now there should be no doubt. यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि सारी कैटेगरीज बहुत इजी है और सभी को इनके बारे में कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में पता भी होगा, राइट? Now let us talk about the third type of resource, ठीक है, national resource on the basis of ownership. ownership के basis पे जो next 2 categories है, कैटेगरी नंबर 3rd and 4th, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट 2 टर्म है, ये आपको जरूर पता होने चाहिए, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप जो 3rd कैटेगरी है वो है नेशनल रिसोर्स की।
नेशनल रिसोर्स का मतलब है कि पूरी कंट्री का, पूरे नेशन का जो रिसोर्स होगा, जिस पे ओनरशिप पूरी कंट्री का है, ना ही किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी का, ना ही किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल का, ना ही फैमिली का, वो पूरी कंट्री का रिसोर्स है। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में ही बहुत बड़ी बात लिख दी गई है जो आपको बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए। यू मस्ट नो अबाउट दिस स्टेटमेंट। ओके, नाउ टेल मी, इफ समबडी हैज अ स्विमिंग पूल इन देयर हाउस, ओके, किसी के घर में अगर स्विमिंग पूल है तो क्या वो स्विमिंग पूल उसका इंडिविजुअल रिसोर्स है या नेशनल रिसोर्स है? आप बोलोगे मैम अभी तो आपने कहा कि किसी का खुद का है तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स होगा। हाँ, वो इंडिविजुअल रिसोर्स है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो, बाय लॉ देखा जाए तो वो नेशनल रिसोर्स भी है। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ नेशनल रिसोर्स है, नेशनल रिसोर्स भी है। ओके, दैट टू इज अ नेशनल रिसोर्स। व्हाई? सो द आंसर इज कि कोई भी पूरी कंट्री में रहने वाला पर्सन या उसकी कोई चीज़ या कोई भी चीज़ जो पूरी कंट्री के लीगल बाउंड्री के अंदर आती है, वो चीज़ अगर कंट्री के यूज़ में आने वाली है या गवर्नमेंट को लगता है कि उसका यूज़ करके वो लोगों का कुछ वेलफेयर कर सकती है, तो उस चीज़ को गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है। तो एक कंट्री के बाउंड्री में, उसके जोग्राफिकल बाउंड्री में हम कह सकते हैं, जो भी चीज़ होती है वो उसका रिसोर्स कहलाती है। ठीक है, नेशन का रिसोर्स कहलाती है। द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू अक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। ओके, तो लोगों की भलाई के लिए अगर गवर्नमेंट को किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट रिसोर्स भी अक्वायर करना पड़ा तो लीगली वो अक्वायर कर सकती है। ठीक है, आपके एरिया में कहीं पे आग लगी हुई है और गवर्नमेंट को चाहिए कि आपके स्विमिंग पूल में से पानी निकाल करके ले जाए, एंड आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, हमें तो पानी फिल करने में मोटर चलाना पड़ता है, हमें बहुत टाइम लगता है, इट टेक्स टू मच टाइम टू फिल आवर स्विमिंग पूल, वी वोंट अलाउ यू। द गवर्नमेंट विल नॉट टेक योर परमिशन, ओके, एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स विल यूज दैट वाटर बाय द लॉ। ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग उस पानी को वो बिल्कुल यूज करेगी उस फायर को बुझाने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो पब्लिक वेलफेयर का काम है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द रूल। यहाँ पे क्वेश्चन कई बार आता है कि कोई एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है और पूछा जाता है इट बिलोंग्स टू अ पर्सन, विल इट बी द नेशनल रिसोर्स और नॉट। ठीक है, और फिर कंडीशन लिख दिए जाते हैं। तो यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक विद दैट क्वेश्चन कि आपको क्या आंसर करना है। ओके, क्लियर हो गया? किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नेशनल रिसोर्स हो सकती है। You might have seen roads, canals, railways being constructed on fields owned by some individuals. ठीक है, आपने ये तो पर्सनल लाइफ में बहुत बार नोटिस किया होगा कि कोई रोड बन रहा है, कोई नेशनल हाईवे बन रही है, कोई रेलवे ट्रैक बिछ रहा है, और आपको देखने में आता था कि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि वहाँ पे किसी का घर था, अब घर तोड़ के रोड बन रही है। किसी का खेत था, खेत के बीच में से रेलवे ट्रैक जा रही है, तो वो इंसान का क्या हुआ? उसकी ज़मीन कैसे ले ली, उसका घर कैसे तोड़ दिया? तो ये गवर्नमेंट का राइट है। हाँ, अब ये गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि बस मन किया तो ले लिया, तोड़ दिया। गवर्नमेंट उसके बदले जो गवर्नमेंट के स्पेसिफाइड वैल्यू के अकॉर्डिंग जो भी उसका अमाउंट होता है, वैल्यू होती है, वो उस पर्सन को पे किया जाता है एंड देन उसे यूज में लाया जाता है पब्लिक वेलफेयर के लिए। ओके, सो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट empowered by the government to acquire land. Okay, all the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles from the coast termed as territorial water and resources therein belong to the nation. Okay, what is written here? अब लास्ट स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर आने वाली जितने भी रिसोर्सेस होती है, वो सारा रिसोर्स, जंगल, जंगली जानवर, लैंड, मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेस, सब के सब जो है वो नेशनल रिसोर्स से बिलोंग करते हैं। अब ज़मीन का तो समझ में आ गया, ओशन की बात करते हैं। ठीक है, तो जब तक हम ज़मीन की बात कर रहे हैं तो वो आएंगे पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर। ओके, और उसके अलावा जो टेरिटोरियल वाटर होता है ना, व्हाट इज टेरिटोरियल वाटर? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये है इंडिया का नीचे वाला पोर्शन, वी पोर्शन। ठीक है, अब वी पोर्शन के नीचे यहाँ पे क्या है, इधर में क्या है,
अरेबियन सी, इधर में क्या है बे ऑफ बंगाल, और साउथ में क्या है इंडियन ओशियन, ठीक है। अब इसमें भी 22.2 किलोमीटर तक का एरिया जो है, यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है, वो एरिया का पानी भी इंडिया का टेरिटोरियल वाटर कहा जाएगा, ठीक है। और इस वाटर रिसोर्स में जितना भी मरीन रिसोर्सेस है, चाहे वो फिश हो, चाहे वो टोटोइज हो, टोटल हो, या जितनी भी तरह की चीज़ें, कोई मिनरल हो, नीचे से कोई हम कह सकते हैं कि ऑयल का हमें पता चल गया है, ठीक है, ऑयल रिजर्व है, तो वो सब नेशनल रिसोर्स, अंडरस्टूड। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट 3 इंफॉर्मेशन जो इस पॉइंट में है। पहला कि इंडिविजुअल रिसोर्स भी नेशनल रिसोर्स होता है। दूसरा कि इंडिविजुअल रिसोर्स को अक्वायर करने के लिए जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती है या रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से राइट होता है कि वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सके। और देन वी हैव द इंफॉर्मेशन कि जितना भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के अंदर रिसोर्सेस होता है वो सब नेशनल रिसोर्स होता है। उसके अलावा वाटर की अगर हम बात करें तो हमारे लैंड बाउंड्री से एक्सटेंड करते हुए वाटर में 12 नॉटिकल माइल्स, नॉटिकल मीन्स जो डिग्रीज में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग काउंट होता है, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स, या अगर हम किलोमीटर्स में कहें तो 22.2 किलोमीटर्स तक का जो टेरिटोरियल वाटर होता है, उसके अंदर भी आने वाली सारे रिसोर्स नेशनल रिसोर्स कहलाएगी। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फोर्थ वन, दैट इज इंटरनेशनल रिसोर्सेस। This one is very interesting. Why interesting? Because ये वो resources होती हैं जो ना ही तो किसी स्पेसिफिक कंट्री की होती है, ना ही तो किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी या इंडिविजुअल पर्सन का होता है। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ओके, कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं, उन रिसोर्सेज का ध्यान रखते हैं और उनको यूज़ करने की अथॉरिटी देते हैं। ओके, द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द exclusive economic zone belong to open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of international institutions। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें ये लिखा हुआ है कि वो सारे ओपन ओशियनिक जो जोन होते हैं 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड, ठीक है, किसी भी कंट्री के 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड वाला जो ओशियनिक एरिया होता है वो किसी भी कंट्री का रिसोर्स नहीं होता है, ठीक है, वो कहलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और वो एरिया को यूज़ करने के लिए उन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस से परमिशन लेनी पड़ती है और उनकी सहमति के साथ ही उनको यूज़ किया जा सकता है। ओके, सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। नाउ वी हैव लेफ्ट वन, that is on the basis of status of development। okay, status of development के बेस पे, okay, यानी कि किस लेवल तक कितना डेवलप हुआ है वो रिसोर्स, इसके बेस पे भी फर्दर मोर 4 कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है पोटेंशियल रिसोर्सेस। ओके, तो पोटेंशियल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। बहुत इजी डेफिनेशन है, वो रिसोर्सेस जो किसी इलाके में पाए तो गए हैं लेकिन अभी तक उनको यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है, जैसे कि हमारी ही कंट्री में कुछ ऐसे टेरिटरीज है जहाँ पे यूरेनियम का रिजर्व मिला है, ठीक है, लेकिन उनको अभी तक हम यूज़ ही नहीं कर पाए, हमें पता ही नहीं है कितना है क्या है, नो आइडिया, ठीक है। तो वो रिसोर्सेस जो किसी टेरिटरी में पाए जाते हैं लेकिन उनका यूज़ नहीं होता है, दोज आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट्स वाला एरिया है, पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात वाला, वहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड और सोलर एनर्जी को डेवलप करने का पोटेंशियल है, ठीक है, वहाँ पे इनॉर्मस अमाउंट में विंड फ्लो है और सोलर एनर्जी का बहुत ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं हम लोग एक्सपोजर है, ठीक है, उसका बहुत अच्छा एक्सपोजर है, उसके बावजूद भी वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, हम उतने ज़्यादा पोटेंशियल तक, उस लेवल तक जाके उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं जितना वो वहाँ पे अवेलेबल है। सो दैट टाइप ऑफ रिसोर्स विल बी नोन एज पोटेंशियल रिसोर्स।
Now second category we have of developed resources. डेवलप्ड रिसोर्सेस, नाम से ही पता चल रहा है वो रिसोर्सेस जो डेवलप हो चुके हैं. ओके, रिसोर्सेस विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन. ओके, वो रिसोर्सेस जो पूरी तरीके से डेवलप हो चुके हैं और जिनका क्वालिटी और क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में वहाँ पे अवेलेबल है, किस क्वालिटी में अवेलेबल है, इसे अच्छे तरीके से सर्वे किया जा चुका है. ठीक है, उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा चुका है. दैट टाइप ऑफ रिसोर्स इज नोन एज डेवलप्ड रिसोर्स. द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी. किसी भी रिसोर्स का डेवलपमेंट दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. पहला, टेक्नोलॉजी, किस तरह का टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, क्या जो रिसोर्स हमें मिला है उसे एक्वायर करने के लिए जो टेक्निकल नो हाउ होता है, जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए वो हमारे पास है भी या नहीं. और दूसरा, लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, हम उसको एक्वायर करने में जो खर्च कर रहे हैं वो उसकी वैल्यू से कम है या ज़्यादा है. अगर ज़्यादा है तो फिर उस रिसोर्स को लेने का मतलब क्या, एक्वायर करने का मतलब क्या. अगर कम है तो हम उसे डेवलप करने का सोचेंगे, राइट. So these are the first two categories on the basis of the status of development. Now let us see the other two categories. Third we have is stock. Okay, stock is a category where materials in the environment which have the potential to satisfy. ठीक है, वो मटेरियल्स जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है और उसमें वो पोटेंशियल भी है कि वो ह्यूमंस की नीड को सेटिस्फाई कर सके, ह्यूमंस की किसी ज़रूरत को पूरा कर सके. बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज आर इंक्लूडेड अमंग स्टॉक. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि वो रिसोर्सेस जो अवेलेबल है और उसमें इतना पोटेंशियल है कि हम उसे यूज़ करके अपनी किसी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, बट हमारे पास ही वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके थ्रू हम उस रिसोर्स को अक्वायर कर सके. सो दैट टाइप ऑफ रिसोर्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ स्टॉक. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फोर्थ कैटेगरी. बिफोर दैट लेट अस हैव अ लुक ऑफ द एग्जांपल. फॉर एग्जांपल वाटर. ओके, अब ये जो वाटर रिसोर्स है, हमें पता है कि वाटर मतलब H2O, H2O मतलब H मतलब हाइड्रोजन. ठीक है, उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन को हम एनर्जी का एक बहुत अच्छा रिसोर्स मानते हैं और हम उसे यूज़ भी करते हैं अच्छे रिसोर्स के तौर पे. लेकिन हमारे पास ऐसा एडवांस्ड टेक्निकल नो हाउ या टेक्नोलॉजी ही नहीं है जिसके थ्रू हम वाटर में से हाइड्रोजन को अक्वायर कर सके. सो दैट टाइप ऑफ रिसोर्स विल कम इन द स्टॉक. वाटर हमारे लिए हाइड्रोजन का एक अच्छा फॉर्म है जो स्टॉक में है हमारे पास, हमें अभी तक उसे यूज़ करना नहीं आया. Now reserve is the fourth category on the basis of status of development. तो status of development के बेस पे जो हमारा fourth category है that is reserve, it is the subset of stock. ठीक है, reserve जो है stock का ही subset है which can be put into use with the help of existing technical know-how. ठीक है, स्टॉक वो जो कम्प्लीटली हमें पता ही नहीं है कि हम उसका यूज़ कैसे करें, लेकिन रिजर्व वो जिसके बारे में हमारे पास प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू अक्वायर करने की कैपेसिटी है. ठीक है, जिसे हम प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज़ कर सकते हैं लेकिन उनका यूज़ अभी तक शुरू नहीं किया गया है. अंडरस्टूड, उनका यूज़ अभी तक शुरू नहीं किया गया है. These can be used for meeting future requirements. फ्यूचर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमने इसे साइड लाइन करके रखा है कि ठीक है, हमें पता है कि हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं लेकिन अभी उतनी भी नीड नहीं है कि हम इसको शुरू कर दें, इसको सेव करके रखो, फ्यूचर में यूज़ किया जाएगा. ओके, सो दैट टाइप ऑफ रिसोर्स कम्स इन द रिजर्व कैटेगरी. सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव हियर रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर generating hydroelectric power, but presently it is being utilized only to a limited capacity. ठीक है, अभी limited extent तक ही हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं. So we are clear with these examples और इस तरीके के clarification से कि रिजर्व किस टाइप का रिसोर्स होता है. In the next part, in the next lecture, we'll be talking about development of resources. This was about types of resources. In the next part, we'll be talking about development of resources. So, उसके बाद तो बहुत सारी topics है जो हम next lectures में देखेंगे. Till then, thank you, bye bye,
Take care of yourselves and keep learning. Thank you.